चलो तो अब सेकंड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा रिकॉल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए बेसिकली क्या था कि ये कैपेसिटर पे हमने अगर कोई चार्ज दिया तो Q इधर आएगा, माइनस Q इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे में ऐसा कुछ E आएगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टी थी? कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A बाय D। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड था Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। इसी से पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं E इंटू डी। तो एप्सिलॉन नॉट A D दैट मीन्स Q बाय C। एनर्जी स्टोर्ड, आप Q स्क्वायर बाय 2C फॉर्मूला लगाएं या हाफ C V स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं, एक ही बात है। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, आपस में अट्रैक्टिव प्लेट पे फोर्स, तो इस Q की वजह से इस Q पे अट्रैक्शन कितना है? तो इस Q की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसकी वजह से इस पे आधा, तो आंसर आया Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो एक और टर्म मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए यहां हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? Q स्क्वायर बाय 2C, वॉल्यूम एरिया इंटू डी। सोचो, इसका सेपरेशन D है, एरिया A है, तो Q स्क्वायर बाय 2C, और C को एप्सिलॉन नॉट A बाय D लिख सकते हैं, ये एरिया इंटू D लिख सकते हैं। अब मैं D से D को काट दूं, ये बना हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू A। एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, और ये बना हाफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, और ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला बना हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी इन फ्री स्पेस है, मतलब यहां क्या, वैक्यूम या एयर जो भी मानो, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस की एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो यहां मैं इसको थोड़ा ऊपर करके एक टर्म एनर्जी डेंसिटी भी लिख ही देता हूं, छठवां एनर्जी डेंसिटी। तो ये आया हमारा Q स्क्वायर बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आया। E क्या है? ये वाला टर्म। किसके लिए बात की हमने? जब कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं था, ये ऐसा था। मतलब यहां वैक्यूम या एयर थी, तब एनर्जी डेंसिटी ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूं, और स्लैब डालने के बाद अंतर देखता हूं कि अंतर क्या आएगा। चार्ज Q दे रखा है मैंने, तो ऑब्वियसली यहां पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा Q1 माइनस 1 अपॉन K आएगा, बात कर चुका हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम कैपेसिटेंस लिखें तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D का K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, इसका आता, सॉरी ये एरो उल्टे हैं, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो माइनस स्लैब की वजह से Q1 माइनस 1 अपॉन K, तो ये Q बाय K एप्सिलॉन नॉट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो Q बाय K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, और ये कुछ और नहीं Q बाय C, और ये फॉर्मूला तो बनना ही था। एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C, तो Q स्क्वायर बाय 2C K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एनर्जी स्टोर्ड। इंटरेस्टिंग बाकी दो हैं। फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा फोर्स, इस प्लेट ने इस प्लेट पे कितना फोर्स लगाया, वो अभी भी Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A है, K नहीं आएगा। अट्रैक्टिव।
समझाता हूं कैसे। क्योंकि जब इसकी वजह से आप इस पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जरा फील करिए होता क्या है। यहां ई है स्लैब के बाहर ई बाय के, और यहां वापस ई, और ये प्लेट तो स्लैब के बाहर है। तो इसकी वजह से जब मैं इस प्लेट पे फोर्स निकालूंगा तो स्लैब का रोल नहीं आएगा, क्योंकि हम स्लैब के बाहर बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इस पे जब आप निकाल दोगे तो वापस से आंसर ई हो जाएगा। अंदर ई बाय के है, यहां वापस ई हो गया। तो इसकी वजह से जब इस पे निकालोगे तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए आएगा इंटू Q, क्योंकि ये थोड़ी ना स्लैब के अंदर रखा है। स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय के होता है, बाहर नहीं। दैट्स वाई फोर्स पे अंतर नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आ गया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस यूज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये वाला, इस स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स अट्रैक्टर में थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि हर जगह ऐसा हो रहा है। देखें, इलेक्ट्रिक सी में एप्सिलॉन नॉट ऊपर था तो यहां के मल्टीप्लाई हो गया, ई में एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो के डिवाइड हो गया। पोटेंशियल के कैलकुलेशन में एप्सिलॉन नॉट था तो यहां देखो के आ गया, ठीक है। एनर्जी में भी, लेकिन फोर्स जब दे बात की तो हम प्लेट के बाहर आ गए थे, तो प्लेट के बीच का फोर्स तो उतना ही है। और लास्ट पार्ट जो हम इसमें डिस्कस करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए ये मिटा देता हूं इसी के अंदर, एनर्जी डेंसिटी। तो ये आएगी एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड है Q स्क्वायर बाय 2C, वॉल्यूम है एरिया इंटू डी, तो Q स्क्वायर बाय 2C के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए डी, डी से डी मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब जरा देखिए, हाफ Q स्क्वायर बाय के एप्सिलॉन ए स्क्वायर, तो इसमें मुझे के एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बनेगा। देखो Q स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था, के और एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बना हाफ के एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो बस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ के एप्सिलॉन ई स्क्वायर है। तो दरअसल ये फॉर्मूला है, हमने भले ही ये कैपेसिटर के लिए डिफाइन किया है, स्पेशल केस के लिए। रियलिटी ये है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इज ट्रू एवरीवेयर, बाकी में कैसे ये बियॉन्ड स्कोप है। तो एक तरीके से हमने ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया है, वेरीफाई किया है। लेकिन अगर स्कूल में कभी इसका प्रूफ आ जाए तो आप इसी को प्रूफ मान के लिख देना कि एनर्जी निकालना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्री स्पेस में फॉर्मूला ये है, और किसी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फॉर्मूला ये है। ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह का, ठीक। तो एक नया फॉर्मूला हमने देखा और ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो अब वंस अगेन मैंने प्रूफ नहीं दिया है, बस ये मान के चलिए कि ये हमेशा है, ठीक है, वो बियॉन्ड स्कोप है। तो बस हम ये समझ गए कि हर जगह प्रूफ, हर जगह हमारी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वहां एनर्जी मौजूद होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां एनर्जी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, यहां पे। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो बाहर एनर्जी नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एनर्जी है। और स्क्वायर क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और सही बात है, स्केलर क्वांटिटी है तो E डॉट ई लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट ये स्केलर को रिप्रेजेंट करे। तो डायरेक्शन से कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो उम्मीद है दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये फॉर्मूले रटने नहीं है, बस आपको समझने। कैपेसिटेंस हमने फॉर्मूला देखा था, कैपेसिटेंस तो हमने डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, वहां 1/k हो जाएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बचपन से ही होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फॉर्मूला पता है, ये वेरीफाई किया तो Q/C। तो वोल्टेज अभी भी Q/C, एनर्जी अभी भी Q स्क्वायर बाय 2C दोनों में। ये अलग बात है, C की वैल्यू बदल गई है, ठीक है। फोर्स दोनों में एक सा है। एनर्जी डेंसिटी एक नया टर्म सीखे और ये अब याद रखिएगा, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले मैं इस एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी डेंसिटी क्योंकि ये फॉर्मूला नया आया है, तो फ्री स्पेस में आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में
हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई क्या है हमारा, जो भी नेट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो डेंसिटी वेरिएबल है। ठीक, तो जरा मैं इसको वेरीफाई करता हूं कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो ये इसके लिए तो देखिए वेरीफाई करना मीनिंगलेस है क्योंकि इसी से तो हमने निकाला है, तो इसमें तो वेरीफाई होगा ही। अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि मैंने इसके लिए तो नहीं निकाला, शेल के लिए, तो क्या शेल की एनर्जी हमारी सही आती है इससे, इसकी एनर्जी सही आती है कि नहीं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको इनक्लोज कर दिया मैंने एक दूसरे से, और मैं इसकी एनर्जी चेक कर रहा हूं कि ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, कैपेसिटर है, तो रूल के हिसाब से क्यू स्क्वायर बाय 2c फॉर्मूला मैच करना चाहिए। और कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, ये एनर्जी आनी चाहिए। चेक करते हैं। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो इसकी डेंसिटी तो वेरिएबल है। तो क्या करेंगे हम, एक्स पे एक छोटा सा ये वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ये शेल, इस शेल के अंदर की हम एनर्जी निकालेंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी डी यू है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी होगी। सोचो, इसका वॉल्यूम डी वी, यहां पे एनर्जी डेंसिटी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ये, तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे आएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो होगा नहीं, जो होगा इसकी वजह से होगा, होल स्क्वायर डी वी 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस शेल का वॉल्यूम। तो देखते हैं ये क्या बनता है, क्यू स्क्वायर, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक एक्स स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट R1 से R2 या A से B, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए है, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये लिमिट आई। इसको क्यू स्क्वायर बाय 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 अलग करो, 4 पाई एप्सिलॉन, ए बी बाय बी माइनस ए, यही लिखा है, यही एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है। मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन इसके लिए भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी, ये एनर्जी है, कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दो। तो हम यहां से एनर्जी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हम, शायद आप ये फील कर गए होंगे कि हम इन सब के आंसर निकाल पा रहे हैं कि जैसे हमसे पूछा होता, इस पे चार्ज Q है, ये रेडियस R है, बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो Q स्क्वायर बाय 2C, तो Q स्क्वायर बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या ऐसे, या हाफ एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dv R से इंफिनिटी। ये फील हुआ कि चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पूरे इंफिनिटी में फैला हुआ है, तो या तो हम इसकी एनर्जी एक कैपेसिटर मान के निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकालना तो हम ऐसे मान सकते हैं कि R से इंफिनिटी के बीच में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, वही शेल मानी हमने यहां पे, इसकी एनर्जी निकाली, R से इंफिनिटी के बीच में इंटीग्रेट किया। जरा देखो ये क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, R से इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन R है, आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो देखिए जिनमें कैपेसिटर था उनका तो हम ऐसे निकाल लेते, क्यू स्क्वायर बाय 2C करके, लेकिन सोचिए कि अगर कैपेसिटर नहीं बनता, जैसे ये Q है, ये -2Q होता या -3Q होता, E 2A। अब ये कैपेसिटर तो नहीं है, कैपेसिटर होता तो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो अब हमें एनर्जी पूछिए कि बताओ सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो कोई बात नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो एनर्जी यहां स्टोर्ड है, एनर्जी यहां स्टोर्ड है।
तो यहां हम लिखते यहां से यहां के बीच में हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एक्सप्रेशन आएगा कितना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, या क्यों ना मैं अननोन ले लूं Q1 और Q2, एक्सप्रेशन ही तो लिख रहा हूं। तो जब मैं यहां से यहां इंटीग्रेट करूंगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर होल स्क्वायर dv, और लिमिट आएगी R1 से R2, और दूसरी लिमिट आएगी R2 से इंफिनिटी, जो यहां एनर्जी स्टोर्ड है हाफ एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, एक्चुअली Q2 प्लस Q1। यहां जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो Q1 और Q2 दोनों का आएगा होल स्क्वायर dv, लिमिट ये। अपने आप इसको सॉल्व कर, तो ये 4 क्वेश्चन करिए, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड हैं मोर और लेस। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, इसका फंक्शन है सिर्फ x का, एक क्यूब है a इस तरह, ये x है, y है, z है, ठीक है। सेकंड में 2 शेल्स हैं, काफी दूर दूर हैं, इंटरेक्शन आपस में नहीं है, तो पहले यूनिफॉर्म है, मेटलिक शेल्स है, अंडरस्टूड है, हर जगह मेटल की बात हो रही है। तो Q2R माइनस 2QR, पहले सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, तो 2 इंडिपेंडेंट कैपेसिटर है इनिशियली, इसकी अलग लिखो उसकी अलग लिखो, जोड़ दो। एनर्जी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, नए चार्जेस आएंगे, तो नई फाइनल दोनों कैपेसिटर की एनर्जी आएगी। और थर्ड हीट रिलीज्ड, अंडरस्टूड है, लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। सेकंड में चार्जेस दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा करोगे तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन 1 एंड 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 स्फेरिकल शेल्स हैं कंडक्टिंग, एक पे चार्ज Q, एक पे 2Q, रेडियस R 2R। इनिशियली सिस्टम ऐसा था, तो एनर्जी स्टोर होगी पूरे सिस्टम में, इंटीग्रेशन से निकालो। जो ही स्विच क्लोज करेंगे नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, नई एनर्जी आएगी, और ऑब्वियसली उन 2 एनर्जी का डिफरेंस ही हीट आएगा। तो ट्राई करो, चारों क्वेश्चन हो जाएं तो वापस आओ फिर। चलो सॉल्यूशन देखो, पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, x का फंक्शन है, तो एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, x पे ये छोटा सा क्यूबॉइड मान लिया, इस क्यूबॉइड की तो हम एनर्जी लिख सकते हैं, यहां तो कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम a स्क्वायर dx होगा, a dx। सोचिए x पे हमने dx माना, क्योंकि x बदल रहा है तो हमने dx की स्ट्रिप मानी, ये dv है, तो एनर्जी du हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dv, ये इंटीग्रेशन 0 से a, तो ये बना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर dx, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन a स्क्वायर, x टू दी पावर 5 बाय, तो a क्यूब बाय 5, ये आंसर है पहले पार्ट का। सेकंड में इनिशियल एनर्जी पूछी है, तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की, इसके पास एनर्जी है Q स्क्वायर बाय 2C, इसके पास एनर्जी है Q स्क्वायर बाय 2C, ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं, Q स्क्वायर बाय 816 बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहां से 1 आएगा, यहां से 8 आएगा, 4 इसका और 1 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 8 इसका, तो 9, ये इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी के लिए हमें चार्ज को भेजना पड़ेगा, तो लेट चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, तो मान लेते हैं चार्ज Q यहां से यहां फ्लो किया, तो यहां पे Q माइनस Q और इस पे माइनस 2Q प्लस Q, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, तो इसका पोटेंशियल KQ बाय R, उसका KQ बाय R, तो Q माइनस Q इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस 4Q प्लस 2Q, यहां से 3Q इज इक्वल टू 5Q, Q इज इक्वल टू 5Q बाय 3, रेशियो से भी कर सकते थे, तो 5Q बाय 3 गया, तो यहां से 5Q बाय 3, तो ये कितना बचा, माइनस 2Q बाय 3,
5q/3 गया तो यहां पे -q/3, -2q + 5q/3, देखो -q/3। और सही बात है 1:2 में है, और टोटल चार्ज कंजर्व्ड है। टोटल चार्ज कितना है? -q। टोटल चार्ज कितना है? -q। रेडियस के रेशो में ही चार्जेस है। तो फाइनल एनर्जी जब हम लिखते तो ये q²/2c, प्लस माइनस से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, होल स्क्वायर है, 2c। इसकी फाइनल एनर्जी लिखते तो q²/2c ये आता। तो फिर से इस बार q²/9 और ये 16πε0r कॉमन लो, यहां से बनता 4/9, यहां से बनता 2/4 × 2 × 2 × 2, 2/9, 6/9, 16πε0r × 6/9। और हीट क्या है? लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो q²/16πε0r कॉमन ले लूं, 9 - 6/9, ये हीट है। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं 0 0। ये कितना है? सॉरी 0 नहीं, कितना? 2q 2q q, 5q/2, 5q/2। तो इस पे -3q/2, हालांकि कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत थी नहीं, यहां 3q/2, q/2 -q/2, ये। क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पॉइंट पे जब हम निकालते तो इन 4q का इधर, इस q का इधर, तो 4 - 1 3, तो इधर आता 3q/2ε0। यहां देखते तो इस 3q का इधर, 2q का इधर, 1q का बचता, और 1q का 2ε0a। लेकिन एनर्जी स्टोर तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, तो इसके पास एनर्जी हाफ 3q/2ε0a, हाफ ε0 e² इंटू वॉल्यूम। तो 1 की एनर्जी हाफ ε0 3q/2ε0a का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। U2 की हाफ ε0 q/2ε0a का होल स्क्वायर, लेकिन इसका वॉल्यूम डबल है। U इनिशियल रेशो U फाइनल इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर रेशो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो 9:2, ये आंसर आ गया। सीधे सोच सकते थे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 3E है, तो यहां डेंसिटी रो है, तो यहां डेंसिटी 9 रो, लेकिन यहां वॉल्यूम V है, यहां वॉल्यूम 2V है, तो 9:2। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन में स्विच क्लोज किया उसके पहले हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां मौजूद होगा वहां एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, यहां फॉर्मूला kq/r² है, यहां फॉर्मूला k 3q/r²। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो एनर्जी यहां स्टोर है, ये स्टोर है। इस हिस्से में स्टोर्ड कितनी है? तो हाफ ε0 e² dv। और ये करने के लिए हम सीधे वही कर रहे हैं कि यहां से r डिस्टेंस पे ये शेल मान रहे हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया था। तो शेल है 4πr² dr वॉल्यूम की। तो इस हिस्से में हाफ ε0 q/4πε0r², 4πr² dr, लिमिट r से 2r, लेकिन एक 2r से इंफिनिटी में भी है। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल गया। जब मैं यहां बनाऊंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 3q की वजह से आएगा, तो ये 4πr² dr।
ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 2r, ये टर्म बना। ये बना 3q का होल स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये बना। तो इनिशियल एनर्जी हो गई क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसकी, और ये भी 16 है, 3q का होल स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसकी, 9 और 1 10, 5/8, ये हमारी एनर्जी स्टोर्ड है इनिशियल। लेकिन जब हम इन दोनों स्विचेस को क्लोज करेंगे तो हम जानते हैं कि ये Q से पूरा का पूरा चार्ज इधर चला जाएगा, तो ये सिस्टम बन जाएगा कैसा, 3Q इधर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, यहां 0 है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मौजूद है। तो फाइनल एनर्जी का इंटीग्रेशन 2r से इंफिनिटी के बीच में ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो यही होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी आप निकालते r डिस्टेंस पे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट 3q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी r स्क्वायर होल स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr, ये इंटीग्रेशन बनता वही है जो वहां बना है। तो इसका आंसर भी 3q का होल स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा। तो हीट रिलीज कितनी है, तो इसमें से ये घटाना है, तो ये टर्म तो कट गया, ये वाला टर्म हीट है। ठीक है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां Q1 होता, यहां Q2 होता, तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता। स्विच क्लोज करने पे अंतर यह पड़ता कि यहां Q1 प्लस Q2 आ जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो रहता, यहां मिस हो जाता। और बाहर जो पहले एक्सप्रेशन था Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर, वही एक्सप्रेशन तो अब है। तो बाहर तो अंतर आया नहीं, अंतर क्या आ गया, जो इस हिस्से में एनर्जी स्टोर्ड थी वो खत्म हो गई, इस वजह से ये एनर्जी लॉस हुई, ये हीट है। तो स्विच से जो चार्ज निकला है, जो हीट फ्लो हुई है, वो क्या है, इस हिस्से की एनर्जी लूज हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब भी स्विच से चार्ज फ्लो करेगा हीट निकलेगी। जैसे ये था, इस पे चार्ज था, अगर मैंने ये ग्राउंड कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मौजूद था, अब नहीं है, तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी लूज हो गई। तो हमेशा क्या करना है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फाइनल बनाओ, दोनों की एनर्जी लिख के घटा दो, वही डिफरेंस हमारा हीट है। क्योंकि वैसे हीट का फॉर्मूला था हमारा वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी, लेकिन बैटरी तो इन क्वेश्चन में आई नहीं, तो ये चीज तो 0 है। माइनस डेल्टा एनर्जी मतलब लॉस इन कैपेसिटर, लॉस इन एनर्जी। एनीवे, एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको इस पूरी डिस्कशन से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले एनालिसिस पे जाते हैं। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए स्लैब अगर कहीं ऐसे होती, बीच में ये होती, तो भी हमें कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं थी। बस ये समझने के लिए कोशिश करिए कि ये Q है, ये माइनस Q, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस T है। तो इसको समझते तो इसमें आपको ये दिखना चाहिए कि यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय K है, और E की वैल्यू कितनी है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो इस हिस्से और इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता, तो E इंटू डी माइनस टी, इस हिस्से में कौन करेगा, E बाय K इंटू टी। तो पोटेंशियल ऐसा बनेगा, और E क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी बाय K, ये हमारा V है। और Q इक्वल टू CV से कंपेयर करो तो कैपेसिटेंस
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के आ जाएगा। आ भी रहा था हमारा, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटेंस ये है, अगर इसके लिए बात की जाए तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए रटना नहीं है, ये आप निकाल सकते हैं। और समझ में आ रहा है, ये स्लैब की लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, चार्ज पूरे में क्यू है, पूरे में माइनस क्यू है, ये कुछ इस तरह है। पोटेंशियल का ग्राफ या इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ई बाय के ई। पोटेंशियल का ग्राफ अगर पूछा होता गिरा गिरा गिरा। कोशिश करिए समझने की, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो यहां गिरा तेजी से, फिर थोड़ा स्लो हो गया गिरना, फिर तेजी से, और गिर के वापस कहां पहुंच गया, जीरो पे। अगर ग्राफ हम एक्स के साथ इनके बनाते तो, ठीक है। कैपेसिटेंस पता है। अब बात उठी कि इसकी एनर्जी कितनी है, तो या तो आप एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये c लिख दो, बिल्कुल सही है, या आपकी मर्जी आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डी माइनस टी। इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम की एनर्जी कितनी थी ये, और इस वॉल्यूम में चूंकि ये मीडियम में है तो फॉर्मूला ये लगेगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वॉल्यूम ए इंटू टी। और ई की वैल्यू कितनी है, ई मतलब इस हिस्से का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई, और ये भी वैल्यू छापोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2c में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। टोटल एनर्जी लिखोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2c आ जाएगा। इंडिविजुअली एनर्जी चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो ये कब था, जब स्लैब ऐसे में भरी थी, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से बदल रहा है, एनर्जी कहां कितनी स्टोर्ड है, ठीक है। और चौथा मैं इसमें पैटर्न ये दिखाता हूं कि अगर कैपेसिटर ऐसा होता और स्लैब कुछ ऐसी भरी होती, इतने में ही होती। अब मैंने इसको क्यू दिया, इसको माइनस क्यू दिया। अब जरा ये समझने की कोशिश करिएगा कि यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो लगता क्या है कि यहां ई बाय के है, बिल्कुल नहीं। यहां ई है, अगर यहां ई बाय के होता तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो यहां से ई डी आ जाता, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस ई बाय के इंटू डी आ जाता, जो कि पक्का गलत है। तो ये ऐसा नहीं होगा। दरअसल अगर डिस्टेंस पूरा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तभी ई इंटू डी पोटेंशियल, ई इंटू डी पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन ये तो 1/k होता है, तो दरअसल यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटी सी जगह, वहां के ई होगा, उसका 1/k इसके पास है। और अगर ऐसा है तो गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है, मतलब यहां चार्जेस ज्यादा पास पास हैं, यहां चार्जेस दूर दूर। मतलब इस हाफ में चार्ज ज्यादा थे, नीचे वाले हाफ में चार्ज कम थे। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दो पैरेलल में कैपेसिटर बनते, और पैरेलल में कैपेसिटर में चार्ज इसका C है तो इसका KC है, तो इस पे चार्ज KQ आएगा तो इस पे चार्ज Q आएगा। पैरेलल में चार्जेस कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में होते हैं, तो यहां चार्ज जितना है उसका K गुना इस पे है। मतलब इस Q को K रेशियो 1 में बांटोगे तो मतलब इस हिस्से पे जो चार्ज आएगा वो आएगा K बाय K प्लस 1 इंटू Q, इस हिस्से पे चार्ज आएगा Q बाय K प्लस 1। और अब ये जस्टिफाई हो रहा है कि अब जब मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा A पे, तो ये आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, ये आता। B पे निकालो तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन मीडियम है तो एक और K, सेम आ गया। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी।
और वो निकाला कैसे, इसका इक्विवेलेंट ये सर्किट बना लो, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। यहां इक्विवेलेंट सर्किट बनाते तो सीरीज में बनते ये तो, और सीरीज में चार्ज सब पे सेम होते हैं, इसीलिए यहां दिक्कत नहीं गई। तो फाइनली, और ये रटना नहीं है, आपको निकालते हुए आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो जैसे ये E2 है, ये E1 है, ये E1/K है, ये E1 है, ये E1/K है, ये E2 है, और इनमें रिलेशन क्या है, E2 इंटू D इज इक्वल टू E1/K इंटू T प्लस E1 इंटू D माइनस T इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। या तो पोटेंशियल डिफरेंस E2 से निकाल लो, या पोटेंशियल डिफरेंस इनसे निकाल लो, और चार्जेस भी अलग अलग बटेंगे। यहां चार्ज अगर Q1 है, यहां चार्ज Q2 है, और Q1 Q2 कैसे निकालोगे, वो हम सीधे ऐसे मान लेंगे। अब यहां से Q गया, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेशियो में बांट दो, तो दोनों के अलग अलग Q आ जाएंगे। कि अगर पूछा होता इस प्लेट पे कितना, इस पे कितना, निकाल सकते हैं। तो समझिएगा कि यहां सभी सीरीज में है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब नहीं है सब पे Q है, इस पे Q, इस पे Q, इस पे Q, ये अलग बात है, इन पे इंड्यूस करके लेना पड़ेगा। यहां क्या हुआ, पार्ट्स पैरेलल में थे, इसीलिए हम नहीं मान सकते जो चार्ज इस पे है वही इस पे है। टोटल चार्ज रेशियो में बटेगा, यहां भी टोटल चार्ज रेशियो में बटेगा, किसके, इस कैपेसिटेंस और इसके और इसके रेशियो में Q बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ एनाटॉमी थी इसकी, कि हमने कैपेसिटर के अंदर देख लिया कि कहां क्या होता है, कि स्लैब रखी तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो कोशिश करिएगा अच्छे समझने की। डीसीटी में काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहां शायद इन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है। चलो, ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले में कैपेसिटर है, बीच में स्लैब है, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, चार्ज Q दे रखा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में, एनर्जी स्टोर्ड इन दोनों में, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड X और V और X 0 से D ऐसे जा रहे हैं, इसमें भी X 0 से D ऐसे जा रहे हैं, इसमें भी X 0 से D ऐसे जा रहे हैं, हालांकि पूछा नहीं थर्ड में। तो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो, EX VX के ग्राफ, और रेशियो ऑफ चार्ज इस प्लेट में कितना है, इस प्लेट पे कितना है, कंडक्टिंग प्लेट पे। थर्ड में भी बस ये क्या किया, प्लेट थोड़ी टिल्ट करके रख दी। ठीक है, तो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, चार्ज डेंसिटी कहां कम कहां ज्यादा होगी, सी इक्विवेलेंट। अब आपको सी इक्विवेलेंट सोचना है और थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए वेरीफाई करना है, उसको ट्राई करो। अच्छे क्वेश्चन है तीनों ही। चलो, तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चंस के। पहले क्वेश्चन में ये कुछ इस तरह था, तो 1 और 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो यहां E आएगा, यहां E/K आएगा, तो 1:1/K। एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी स्टोर्ड चाहिए, तो ½ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम AD/2, रेशियो ½ K एप्सिलॉन नॉट E² का वॉल्यूम इंटू AD/2 का रेशियो, तो ये आया 1:1/K। ये आप ऐसे भी सोच सकते थे, 2 कैपेसिटर सीरीज में है, CKC, चार्ज दोनों पे सेम है, तो इसकी एनर्जी Q²/2C, इसकी Q²/2KC। थर्ड पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो E ऐसा आया, E/K ऐसा। पोटेंशियल का वेरिएशन, यहां तेज है, यहां स्लो है, सॉरी, यहां तेज है, यहां स्लो है, D/2D, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में यही कुछ इस तरह था, ये क्वेश्चन मोर और लेस वही थे जो हमने डिस्कस किए थे। तो पहले का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, जैसे ये E1 होता ये E2 होता, तो E1 इंटू डी और E2 इंटू डी दोनों पोटेंशियल के बराबर है, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो पहले का आंसर 1:1, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड, तो ½ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम A/2D इंटू K। पहले के फॉर्मूले में K आएगा, दूसरे के फॉर्मूले में K नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम सब सेम आएगा, K/1। सही बात है, 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे,
एक के सी एक सी, दोनों पे वोल्टेज सेम है तो इस बार हाफ सी वी स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो K/1 एनर्जी आएगी। थर्ड पार्ट पूछा था इनका ग्राफ, तो दिक्कत ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और पोटेंशियल ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो पोटेंशियल एक सी रेट से गिरेगा। चौथा पूछा था चार्जेस का रेशो, तो इस हिस्से पे चार्ज Q K/K+1, इस हिस्से पे चार्ज Q/K+1, तो K/1, या पैरेलल में कैपेसिटेंस का रेशो ही चार्जेस का रेशो है। थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में दो प्लेट रखी हुई थी, एक इस तरह एक इस तरह। अब देखिए दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा होगा किसी से, ये डिस्टेंस ए दे रखा था। पहले पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जरा समझिए इस पूरे का वोल्टेज तो V आएगा, इस पूरे का मान लो 0 ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, पूरे का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो यहां पोटेंशियल कम लेंथ पे बदल गया, यहां ज्यादा लेंथ पे बदला, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन फिर भी ये लाइंस प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। यहां पास पास, और दूर और दूर और दूर और दूर, ये लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है, हर जगह परपेंडिकुलर। तो पहला पार्ट ये है। अब लाइंस ऐसी हैं तो चार्जेस भी अंडरस्टूड है, यहां प्लस आए होंगे, यहां माइनस आए होंगे, क्योंकि लाइन टर्मिनेट हो रही है गॉस लॉ के हिसाब से, और लाइंस जितनी पास चार्ज उतना ज्यादा, क्योंकि कंडक्टर के बगल में σ/ε0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कंडक्टर के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सिग्मा ज्यादा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां ज्यादा आया, दूर जाने पे कम होता गया, यहां ज्यादा आया, पास पास है, दूर जाने पे कम हो गया। और बात सही भी है, इसको आप समझिए कि ये ढेर सारे कैपेसिटर पैरेलल में हैं जिनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस इसका, वोल्टेज सब पे सेम है, तो सबसे ज्यादा चार्ज इस पे आएगा, इस पे थोड़ा कम, इस पे और कम, तो ज्यादा चार्ज इस पे और कम, इस पे और कम, तो चार्ज डेंसिटी इसके नेबरहुड में सबसे ज्यादा थी। और हम इसी तरीके से कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये ढेर सारे कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो समझिए कि ये पतले पतले कई कैपेसिटर जो आपस में पैरेलल में हैं। फॉर्मूले में क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये D वेरिएबल है, अलग अलग जगह D अलग अलग है, तो इसको ऐसे तोड़ लो कि आप इसका इसके लिए तो D कांस्टेंट मान ही सकते हो, ये थीटा, और इसका D होगा, ये लेंथ क्वेश्चन में A है, A प्लस x tan थीटा, x का tan थीटा प्लस A, ये प्लेट के बीच का गैप हो गया। और इस DC की वैल्यू निकालने के लिए लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, मैंने इसमें ये नहीं दे रखा था कि ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी ये तिरछी प्लेट है, क्योंकि जब हम ये कैपेसिटर लेंगे ये, तो हमें इस एरिया की जरूरत पड़ेगी, और ये एरिया BDX होगा, इस कैपेसिटर का एरिया BDX, B क्या है, अंदर की थिकनेस, इनटू DX, तो अंडरस्टूड था। तो DC आया ε0 DA बाय D, ये ε0, एरिया आया BDX, इनके बीच का सेपरेशन आया A प्लस x tan थीटा, DC का इंटीग्रेशन ही C है, और इंटीग्रेशन DC का कहां से, 0 से L, 0 से L, तो 0 से L ε0 B A प्लस x tan थीटा dx, tan थीटा से डिवाइड करो, ε0 B बाय tan थीटा, लिमिट छापो, log ऑफ A प्लस L tan थीटा बाय A, ये हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमसे एक और बात कही है कि इस कैपेसिटेंस में जब थीटा टेंडिंग टू 0 हो
तो कैपेसिटेंस वेरीफाई करना है। लेकिन यहां थीटा 0 रखो तो एप्सिलॉन नॉट बी बाय टेन थीटा 0 लॉग 1 प्लस 0, इट इज 0 बाय 0, और 0 बाय 0 फॉर्म मतलब इंडिटरमिनेट, मतलब हमें लिमिट यूज करनी पड़ेगी। कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। तो एप्सिलॉन नॉट बी बाय टेन थीटा लॉग ऑफ ए से डिवाइड कर दूं 1 प्लस एल बाय टेन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, और अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है तो टेन थीटा भी टेंडिंग टू 0 है, और टेन थीटा 0 है तो एल बाय ए टेन थीटा भी 0 है, और क्यों ना मैं इसे नया x मान लूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एप्सिलॉन नॉट बी, ये टेन थीटा था तो एल बाय ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, लो 1 प्लस एक्स, अब तो ठीक है। और अब जरा याद करिए log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 1 होता है, तो ये आया एप्सिलॉन नॉट बी बाय ए बाय एल इंटू 1, और ये एप्सिलॉन नॉट बी एल बाय ए, और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये बन गया। ये एरिया है, ये सेपरेशन, ठीक है। मींस कभी भी अगर फिजिक्स में आपका 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन रहा है, या 0 इंटू इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, मतलब वो लिमिट का क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स में इनडिटर्मिनेट का मीनिंग ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स है कि कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है, और यूनिक आंसर आएगा। तो इसीलिए वेरीफाई भी होना था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेरीफाई हो गया जब हमने लिमिट लगाई। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं प्रॉपर्टी पे। एक कैपेसिटर C है, ये कैपेसिटर है, इस पे मैंने चार्ज Q रखा, कैपेसिटेंस C है, इसके बीच का डिस्टेंस D है। इस पे अभी मैं बात कर रहा हूं कि चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, एनर्जी U है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल V है, फोर्स F है, ये डेटा इसके पास है, ठीक है। फाइंड न्यू वैल्यूज इफ separation between plates is doubled, पहला कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, is kept connected to EMF, connected to battery V, ये था क्वेश्चन, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस आपको नई वैल्यूज बतानी है, अभी हमें पता है। तो देखिए पहला क्या है ये समझने की कोशिश करिए कि इस पे चार्ज Q था कैपेसिटर की प्लस प्लेट पे। अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड है और डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ट्रिपल किया, डबल किया, डबल किया, 2D D, तो चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि कहीं से चार्ज हम लेने देने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब है। तो अगर हमने सेपरेशन ऐसे बढ़ाया है तो चार्ज हमने सेम रखा है, ये कुछ ऐसा है, तो चार्ज सेम रहेगा। अब इसका कैपेसिटेंस C था जो कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, तो कैपेसिटेंस C डैश एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D विल बी C बाय 2, कैपेसिटेंस हो गया आधा। चार्ज Q डैश तो Q ही रहा, पोटेंशियल V डैश Q बाय C होता है, पोटेंशियल V डैश Q बाय C, Q सेम है, कैपेसिटेंस आधा, तो इट इज 2V। हालांकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सोच सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नया कितना होगा, इट विल रिमेन E। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q बदला ही नहीं, D पे तो वैसे ही डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये सेम है। और आप पोटेंशियल भी यहीं से निकाल सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2D, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, डिस्टेंस डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डबल हो गया। एनर्जी, नई एनर्जी, या तो आप Q स्क्वायर बाय 2C से लिखो, Q सेम है, कैपेसिटेंस आधा, तो एनर्जी हो गई 2U। सोचो, कैपेसिटेंस हमारा सेम है, चार्ज हमारा सेम है, कैपेसिटेंस आधा, एनर्जी डबल।
एनर्जी डबल मेरे पास एक और तरीका है बताने का कि दोनों पे चार्ज सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। एनर्जी डेंसिटी दोनों जगह बराबर है, लेकिन इसके वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम डबल हो गया। उसी एनर्जी डेंसिटी पे वॉल्यूम डबल है, तो एनर्जी स्टोर्ड डबल होगी। ठीक है। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, अब फोर्स होता है Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये भी हमारा सेम है क्योंकि Q तो बदला ही नहीं, इसीलिए इस पे कोई अंतर नहीं आया। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान है, कैपेसिटर जब आइसोलेटेड था। ठीक है, दूसरे में जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड था तब के आंसर देखते हैं। तब अंतर क्या आएगा वो भी समझिएगा कि बैटरी से कनेक्टेड था तो इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं गैप बदल भी दूं 2D तो चार्ज इस पे वोल्टेज सेम रहेगा, तो V डैश की वैल्यू तो V आएगी। C डैश हमारा अभी भी C/2 है क्योंकि ये तो एप्सिलॉन नॉट A/2D है, तो यहां से Q डैश की वैल्यू C डैश V डैश CV/2 मतलब Q/2। फोर्स हो गया, सॉरी चार्ज हो गया आधा। इलेक्ट्रिक फील्ड Q/ε0A Q डैश, एरिया बदला नहीं, Q डैश आधा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आधा। या आप इसको लिखें पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा, डिस्टेंस डबल हो गया। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड अगर आप Q स्क्वायर बाय 2C से लिखें या हाफ CV स्क्वायर से लिखें तो V डैश आपका वही है, कैपेसिटेंस हो गया आधा, V वही है तो एनर्जी हो गई आधी। एक तरीका। या एनर्जी के लिए आप ऐसे सोच सकते थे, इस पे Q इस पे Q/2, चार्ज तो आधा हो गया है क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज नहीं। तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 है, तो यहां डेंसिटी रो है तो यहां रो/4 है। यहां वॉल्यूम V था लेकिन यहां वॉल्यूम 2V है, वॉल्यूम तो डबल ही हुआ है, तो एनर्जी टोटल स्टोर्ड आधी हो गई। आपकी मर्जी, Q स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर कुछ भी लगाइए। लास्ट इंटरेस्टिंग इसमें फोर्स, तो नया फोर्स फॉर्मूले के हिसाब से Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और Q चार्ज हमारा आधा हो गया है तो फोर्स 1/4 हो गया। ठीक है, तो शायद यहां समझ में आ गया होगा। और हां, एक और बात यहां समझने की कोशिश करिए, यहां इस केस में एनर्जी U थी, इसकी एनर्जी हो गई 2U, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो ये बढ़ी कैसे? किसी ने तो वर्क किया होगा, और सही बात है, इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम ही को तो काम करना है। ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आप खींचोगे नहीं तो इनका गैप बढ़ेगा कैसे? तो इनका गैप बढ़ा है मतलब आपने पुल किया है, आपने पुल किया है तो आपने वर्क किया है, और वो वर्क डन ही इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। क्या यहां कोई हीट निकलेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं किया, तो हीट तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब मैंने जितना काम किया होगा पूरा का पूरा काम इसमें स्टोर हो गया होगा। तो मैं वेरीफाई करके दिखा सकता हूं कि यहां वर्क डन इन पुलिंग प्लेट्स इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, 2U माइनस U, और U कितना था? Q स्क्वायर बाय 2C। और वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स सोचिए, थ्रू आउट फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स तो ये था, तो फोर्स है Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, डिस्प्लेसमेंट 2D माइनस D, और ये कितना बना? Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू D। आंसर इज Q स्क्वायर बाय 2C। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वेरीफाई हो रही है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हमने वर्क किया वही कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया। तो ये हमने कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया है, हमने चार्ज नहीं बढ़ाया है, लेकिन हमने प्लेट दूर करके उसकी एनर्जी बढ़ा दी है। लेकिन सेकंड वाले केस में तो दिख रहा है कि एनर्जी गिर गई इसकी, U डैश से U/2 हो गई, मतलब इसके पास एनर्जी U थी, यहां एनर्जी U/2 हो गई, क्योंकि फॉर्मूला अब हाफ CV स्क्वायर है, कैपेसिटेंस आधा हो गया है। तो एनर्जी अगर इसकी घट गई तो वापस से ये एनर्जी किसी ना किसी को सप्लाई हुई होगी, और वो एनर्जी इस बैटरी को वापस मिली है।
और बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, अभी चार्ज इस पे CV था, अब कैपेसिटेंस हो गया C/2, तो चार्ज कितना हो गया CV/2। तो चार्ज कम हो गया तो बचा हुआ CV/2 किस पे आया, बैटरी पे। तो इसकी जो एनर्जी का लॉस है वो बैटरी में स्टोर हो गया। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं, इसको भी कर ही देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। दिखाता हूं कैसे। ये हो गया CV/2, डिस्टेंस है D। तो यहां से CV/2 बैटरी में वापस गया। तो देखें, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इनिशियल थी हाफ CV², फाइनल थी हाफ C/2 V², तो लॉस आया C/4 V²। गेन इन एनर्जी ऑफ बैटरी, और ये है चार्ज Q इंटू वोल्टेज, CV/2 इंटू V। लेकिन ये तो नया लोचा हो गया। बैटरी की जो एनर्जी बढ़ी वो 1/2 CV² है, कैपेसिटर ने जो लूज की वो 1/4 CV² है। मतलब जितना लूज हुआ उससे कहीं ज्यादा गेन हो गया। मतलब सर्टेनली यहां कोई और है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। और सिंपल सी बात है, वो कौन है, वो पर्सन जो इन प्लेट को पुल कर रहा है। आखिरकार अट्रैक्शन तो अब भी है, कांस्टेंट भले नहीं, अट्रैक्शन तो है। उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम तो करना पड़ेगा। तो पर्सन ने तो एनर्जी दी थी, क्योंकि पर्सन को तो पहले भी अट्रैक्शन था, अब भी अट्रैक्शन है। दोनों में ही उस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी। वो एनर्जी भी चली गई और कैपेसिटर ने भी दे दी। तो शायद ये समझ गए होंगे, वर्क डन बाय पर्सन ये 1/4 CV² आएगा सॉल्व करने पे, क्योंकि 1/4 इसने दिया, 1/4 इसने दिया। क्यूरियोसिटी के लिए मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूं कि ये 1/4 CV² ही आएगा। और देखो कैसे। किसी भी समय पे इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, ε0A/x इंटू V। तो फोर्स कितना आएगा, Q² 2 ε0A। और इस समय चार्ज है Q², ये फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। तो ε0A V² 2 ε0A इंटू 1/x² dx, ये इंटीग्रेशन आएगा। एक ε0A काट देता हूं, तो 1/2 ε0A V² 1/x² का इंटीग्रेशन d से 2d। तो ये 1/2d बना, 1/d माइनस 1/2d, इट इज 1/2d। 1/4 ε0A/d V² एज एक्सपेक्टेड 1/4 CV²। तो पर्सन को ठीक वही काम करना पड़ा जितना बैटरी ने स्टोर किया था और बाकी कैपेसिटर से हमारा निकला था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, दोनों बैटरी के अंदर चले गए। और बात सही भी थी, पुल करने में हम मेहनत कर रहे थे, फिर भी कैपेसिटर की एनर्जी गिर रही थी, तो दोनों एनर्जी बैटरी के अंदर चली गई। तो काफी इंटरेस्टिंग था डिस्कशन, उम्मीद है मजा आया होगा। चलो एक क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, बस इस बार हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की है। तो कैपेसिटर आइसोलेटेड है और कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF V। और दोनों में ही मैं चाहूंगा कि इंटीग्रेट, भले आप ना निकले लेकिन आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप बता सकते हो। भले आप जस्टिफाई ना कर पाओ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कैसे आया, लेकिन जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो आपको बताना है, कोशिश करना है कि दोनों में से आप आंसर निकाल दो। तो इनकी नई वैल्यू Q डैश, C डैश, V डैश, E डैश, F डैश, U डैश, पहले आइसोलेटेड है फिर ये कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब इस समय चार्ज Q था, वोल्टेज V था, कैपेसिटेंस C था, ये है। और स्लैब कंप्लीटली फिल कर रही है इसको। चलो तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। पहले चार्ज Q, कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V, एनर्जी U, F, इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब आइसोलेटेड था तब का आंसर, आइसोलेटेड है तो इसका चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस जरूर K टाइम्स हो जाएगा। तो वोल्टेज होता है Q/C तो V/K।
एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c u बाय k, फोर्स बिटवीन प्लेट्स विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय k। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय k कैसे कि चार्ज Q सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q बाय k एप्सिलॉन नॉट A होता है, तो E बाय k, और इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय k डिस्टेंस सेम तो पोटेंशियल V बाय k, एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2c से। जब ये कनेक्टेड टू बैटरी है तब Q C V U F E, तो वोल्टेज पक्का सेम है, कैपेसिटेंस K टाइम्स, पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस K गुना हो गया, चार्ज Q गुना K गुना Q इक्वल टू CV से, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर से K टाइम्स, फोर्स K स्क्वायर टाइम्स, ये मैं बता रहा हूं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय D सेम। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय D से सोचिए, वोल्टेज सेम डिस्टेंस सेम, या Q बाय K एप्सिलॉन नॉट A फॉर्मूले से तो Q K गुना हो गया, ऊपर से K नीचे K कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। फोर्स की जहां तक बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स था, स्लैब का तो रोल था नहीं फोर्स में, तो Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q हमारा K टाइम्स, तो फोर्स हमारा बिटवीन द प्लेट्स K स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। इसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कशंस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन में ऐसे लिख, पहले स्विच ये 1 पोजीशन पे था, फिर 2, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 माइक्रो फैराड। व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2, from 1 to 2, fine, final charge, work done by battery, sorry, work done by 2 volt battery, और चार्ज फ्लो, वो तो इसी में आ ही जाएगा, दोनों ही रहने दो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, तो पहले कैपेसिटर स्टडी स्टेट में था, मतलब नीचे वाला सर्किट था, तो इनिशियल सर्किट हमारा ये है, और इस सर्किट के हिसाब से 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रो फैराड पे लगाया तो 12 माइक्रो कूलम चार्ज आया। लेकिन हमने ये स्विच उठा के ऊपर कर दिया, तो इस स्विच उठा के ऊपर किया तो ये कुछ ऐसे बन गया, तो अब ये इस बैटरी से कनेक्टेड है, तो अब इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो ये बैटरी डिसाइड करेगी, तो इस पे 12 माइक्रो कूलम बदल के इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 4 माइक्रो कूलम, 2 वोल्ट ये, तो पहले चार्ज कितना था 12 माइक्रो कूलम, अब चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम, मतलब इससे कितना बाहर की तरफ फ्लो कर गया, 8 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, कि इनिशियली फिगर हमारा कुछ ऐसा था, फाइनली फिगर हमारा ऐसा था। तो इनिशियली इसके अक्रॉस 6 वोल्ट था, ये 0 था, ये 6 था, फाइनली इसके अक्रॉस ये 0 है, ये 2 है, तो 2 वोल्ट है, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैराड, तो 4 माइक्रो कूलम चार्ज होगा, लेकिन इनिशियली 12 था, तो फाइनल चार्ज इसके पास 4 माइक्रो कूलम। ये वर्क डन बाय बैटरी, तो चार्ज कितना फ्लो किया, +12 से प्लस चार्ज हो गया, 8 माइक्रो कूलम फ्लो किया, और ये 8 माइक्रो कूलम इस तरह की बैटरी चार्ज हो गई, तो 8 × 2 16 माइक्रो जूल और नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअली ये वर्क डन ऑन 2 वोल्ट है, उसकी एनर्जी इस तरह बढ़ गई होगी। ठीक है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पहले इससे कनेक्टेड था, फिर उससे कनेक्टेड था। चलो अब हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, दरअसल हम पहले बात कर चुके हैं इसका। शेयरिंग ऑफ चार्ज सिंपली क्या है, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से हमने, ये चार्ज कैपेसिटर था, इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये C1 है, इस पे वोल्टेज V1 था, एक और चार्ज कैपेसिटर C2, इस पे वोल्टेज V2। अब अगर हम इनको कनेक्ट करते तो फाइनली अभी वोल्टेज डिफरेंट है, तो इससे कोई चार्ज फ्लो करेगा, मान लो Q, तो C1 V1 माइनस Q, इस पर C2 V2 प्लस Q, C1 V1 माइनस Q और इस पर C2 V2 प्लस Q, ये चार्ज हो जाएगा, और जो इसका वोल्टेज है वही वोल्टेज इसका मिलेगा। इसका वोल्टेज कितना है, C1 V1 माइनस Q
या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये नहीं लगाना तो ऐसे लगा सकते हो। यहां से गए C1 V1 माइनस क्यू बाय C1, इतना बढ़ा, घटा कितना, इतना घटा इक्वल टू 0। एक तरीका ये था, या एक तरीका हम इसका चार्ज और इसका चार्ज लिखें, और जैसे शायद मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इस पे चार्ज आया C1, फाइनल पोटेंशियल मान लिया V, C1 भी, इस पे आया C2 भी, और टोटल चार्ज इस प्लेट और इस प्लेट का कंजर्व कर दिया। इस प्लेट पे कितना है C1 V1 प्लस C2 V2, यहां इस सिस्टम पे कितना है C1 V प्लस C2 V, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। या ये वाला या इस तरीके से चार्ज फ्लोन मान लो और वोल्टेज बराबर कर दो, एक ही बात है। से यहां हम बात करते तो V1 माइनस क्यू बाय C1 माइनस V2 बाय V2 माइनस क्यू बाय C2 इक्वल टू 0। तो यहां V1 माइनस V2 इंटू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, दिस इज द चार्ज फ्लो, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। और देखिएगा अगर V1 V2 बराबर होते तो चार्ज फ्लो 0 होगा, और बात बिल्कुल सही है। अगर ऑलरेडी पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज फ्लो होने की वजह ही नहीं है, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, स्पार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो सेम वोल्टेज पे चार्ज करने पे चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है, दोनों को कनेक्ट करने पे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसमें कुछ याद व्याद मत करिए। फाइनली क्या है कि या तो आप कॉमन पोटेंशियल इससे निकाल लो, फाइनली कॉमन पोटेंशियल, तो इसका C1 भी, इसका C2 भी, इसका चार्ज लिखा, इसका चार्ज लिखा और कंजर्व कर दिया, तो वोल्टेज आ गया। ठीक है, या फिर आप क्यू भेज के कर लो। तो एक न्यूमेरिकल देख लो, और न्यूमेरिकल का तरीका मेरा ये हो सकता है। तो इसमें ऐसे मान लेते हैं, इनिशियली स्विचेस ऐसे हैं, फिर नाउ बोथ स्विचेस आर शिफ्टेड। 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 वोल्ट, और यहां पे 3 वोल्ट, ये था। तो मान लीजिए सिस्टम ऐसा था, तो पहले ये इधर इधर है, नाउ बोथ स्विचेस आर शिफ्टिंग। फाइन, फाइनल चार्जेस, हीट रिलीज्ड, ये। तो देखिए इनिशियल स्थिति क्या थी, इनिशियली कंडीशन थी ये 6 वोल्ट पे, 6 पे 3 वोल्ट, मतलब यहां 18 माइक्रो कूलर। इस पे कितना है 6 और 3, ये भी 18 है, 18 माइक्रो कूलम, लेकिन पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। ठीक है, इस केस में एक्चुअली फाइनली चार्जेस 0 आ जाएंगे, और मैं चाह नहीं रहा कि आंसर इतना अच्छा बन जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े थोड़ा। तो इसको भी मैं 6 वोल्ट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 36। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, 36 और इसका 18। ठीक है, दोनों ही 6 वोल्ट हैं, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर है, लेकिन फिर भी हीट आएगी, क्यों, पोलैरिटी अपोजिट है। अगर ये दोनों 6 वोल्ट ऐसे होते, 6 वोल्ट ऐसा, 6 वोल्ट ऐसा, तो चार्ज फ्लो नहीं करता। अभी क्या है, एक 6 है, एक -6 है, इसलिए चार्ज फ्लो करेगा। तो इनिशियली कंडीशन ये है, अब मैंने ये स्विच क्लोज कर दिया, तो इससे चार्ज क्यों फ्लो करेगा, क्यू फ्लो करेगा, तो कहीं से भी कहीं मान लो। तो जैसे हमने माना यहां से इस तरफ फ्लो किया, तो ये हो गया 36 माइनस क्यू, ये हो गया 18 इधर से क्यू, इधर से क्यू, 18 माइनस क्यू, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो 36 माइनस क्यू बाय ऊपर का कैपेसिटेंस 6 इंक्रीमेंट प्लस 18 माइनस क्यू नीचे का कैपेसिटेंस 3 इंक्रीमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 इधर भेजा, 36 माइनस क्यू प्लस 36 माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0।
Q इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। तो Q इक्वल टू 24 ये आया। तो फाइनली चार्जेस क्या आ गए इन पे, 36 माइनस Q। तो 36 माइनस Q 12 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम। और पोलैरिटी ये 6 माइक्रो कूलम, पोलैरिटी ये 3 माइक्रो फेराड। तो इस पे 2 वोल्ट, इस पे भी 2 वोल्ट। देखो पोटेंशियल सेम आया फाइनली और चार्जेस भी सेम है। ठीक है। इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर, इसकी दोनों जोड़ी 162 माइक्रो कूलम। फाइनल एनर्जी लिखते तो हाफ CV स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस 6 वोल्टेज 2, 6 इंटू 2 स्क्वायर, हाफ इंटू कैपेसिटेंस 3 वोल्टेज 2 होल स्क्वायर। ठीक है। 2 से 2 कटा, 6 और 2 गुना 12। ठीक है। यहां 3 और 2 गुना 6, 18 माइक्रो जूल। तो हीट रिलीज आ गई इन दोनों का डिफरेंस 162 माइनस 18, 144 माइक्रो जूल। यहां से आ गई। ठीक है। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी सोच सकते थे कि एक तो तरीका Q भेजा, दूसरा तरीका ये कि इनिशियली फिगर हमारा ये था, इस पे वोल्टेज था 6 वोल्ट, इस पे वोल्टेज था 6 वोल्ट, लेकिन पोलैरिटी थी उल्टी, 3 माइक्रो फेराड, 6 माइक्रो फेराड। फाइनली दोनों पे वोल्टेज आएगा जो भी बराबर आएगा, और ऑब्वियसली पोलैरिटी भी बराबर होनी चाहिए, अकेले वोल्टेज बराबर होने से कुछ नहीं होता। तो आप इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज कंजर्व कर दें। मींस मैं कौन सा कंजर्व कर रहा हूं, ये वाला है। तो इस पे चार्ज कितना है 36, इस पे चार्ज कितना है 18, इस पे चार्ज कितना है 6 भी, इस पे चार्ज कितना है 3 भी। तो V की वैल्यू आ गई 36 माइनस 18, सॉरी इस पे माइनस 18 था, माइनस 18 बाय 9, 2 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट। तो इस सिस्टम के लिए आप चाहें तो 6 और 3 पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो 2 माइक्रो फेराड और 2 वोल्ट, तो हाफ C रिड्यूस कितना, 6 और 3 का पैरेलल 9 माइक्रो फेराड से, 9 माइक्रो फेराड और 2 वोल्ट का स्क्वायर 18 माइक्रो जूल फाइनल एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी कैसे निकाली, दोनों का वोल्टेज सेम है, या तो हाफ CV स्क्वायर अलग, हाफ CV स्क्वायर अलग, या कंबाइन कर दो 6 और 3 का 9, हाफ CV स्क्वायर। ये फाइनल इनिशियल एनर्जी तो हमें पता ही थी इसकी, हाफ इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 6 स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी 162, फाइनल एनर्जी 80, लॉस इन एनर्जी 144। तो ओवरऑल आपके पास 2 अप्रोच हैं कैपेसिटर जब कंबाइन होंगे। तो जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, या तो आप Q भेजिए जो पिछला तरीका था, या फाइनली वोल्टेज बराबर करिए। पिछला तरीका लंबा है लेकिन हमेशा काम करेगा, क्योंकि सोचिए अगर इसमें एक बैटरी और लगा दी होती तो फिर इन दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं होता, क्योंकि बैटरी आ जाती। लेकिन Q भेजने से तो फिर भी सॉल्व हो जाता ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे जब बीच में बैटरी भी आएगी। अभी फिलहाल 2 कैपेसिटर को कनेक्ट किया, चार्ज Q भेजिए और किरचॉफ से लूप लॉ लगा दीजिए, या फिर वोल्टेज बराबर कर दीजिए, चार्ज कंजर्व कर दीजिए। आंसर दोनों में ही आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करिएगा। चलो पहला क्वेश्चन ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर तीनों क्वेश्चन करने हैं। स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड। स्विच क्लोज किया, चार्ज कितना फ्लो करेगा। ये अभी 3 माइक्रो फेराड, सॉरी मैंने लिखा नहीं कितने, 2 वोल्ट पे चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है ये। तो चार्ज फ्लोन, वर्क डन बाय बैटरी, हीट रिलीज। मैं रिकमेंड करूंगा Q भेज के करिए, आपकी मर्जी, सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहले ही ये फुल्ली चार्ज है, नीचे कनेक्टेड है, फिर हमने स्विच ऊपर कर दिया, तो इस बैटरी का रोल खत्म है। फिर यहां Q भेज के करिए या कॉमन पोटेंशियल मान के करिए, आपकी मर्जी। थर्ड क्वेश्चन में भी 2 कैपेसिटर, दोनों को हमने 6 वोल्ट बैटरी से फुल्ली चार्ज कर रखा है। अब दोनों को बैटरी से निकाला और दोनों कैपेसिटर को एक बार ऐसे और एक बार ऐसे कनेक्ट करके देखा फुल्ली चार्ज होने के बाद। तो 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर हमने सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया होता तो ये 3 वैल्यू क्या आती, हीट रिलीज, Q फ्लोन और कॉमन पोटेंशियल। फाइनली जो वोल्टेज दोनों का हो जाएगा। रिवर्स पोलैरिटी पे कनेक्ट करते तो आंसर क्या आता। ठीक है, तो ट्राई करो ये क्वेश्चन तीनों। चलो तो सॉल्यूशन देखो। पहले ही क्वेश्चन में चार्ज फ्लोन, तो देखिए इनिशियली ये
ये था। फाइनली इस पे दिख रहा है कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 और 3 18 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा ऐसे। लेकिन पहले इस पे 6 माइक्रोकूलम इधर था, अब इस तरफ 18 है, तो पक्का यहां से 24 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया होगा। ऐसे समझिए इस प्लेट पे -6 था, 3 × 2, अब इस प्लेट पे 18 है, तो 24 माइक्रोकूलम ऐसे फ्लो किए। तो 24 माइक्रोकूलम वर्क डन बाय बैटरी। पॉजिटिव वर्क है क्योंकि 6 वोल्ट इंटू 24 144 माइक्रोजूल, दिस इंटू दिस QV पॉजिटिव। हीट रिलीज्ड, अब देखिए हीट रिलीज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बैटरी ने कितना वर्क किया 144, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV², 6 माइक्रो जूल। फाइनल एनर्जी है हाफ CV², वोल्टेज 6 है या Q²/2C आपकी मर्जी, 18² 2 × 3। जनरली हाफ CV² में कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हम हाफ CV² ज्यादा अच्छा है। हाफ C वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है, तो 54 माइक्रो जूल ये फाइनल एनर्जी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल 54 - 6 48, तो 96 माइक्रो जूल। और इस बार देखिए हाफ नहीं है, ये वर्क डन बाय बैटरी का आधा आंसर नहीं आया, ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी का आधा आंसर नहीं आया, ये आंसर उससे ज्यादा आया, कुछ और है मतलब। तो ओवरऑल देखिए वर्क डन बाय बैटरी का हाफ हमेशा नहीं होता। अगली क्लास में आपको पता चलेगा कब हाफ होता है कब नहीं होता है, ये नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में मैंने डाल रखा है इसको। तो अभी फिलहाल तो आपको वैसे भी पूरा सॉल्व करना था। क्वेश्चन 2, 6 माइक्रोफेराड, तो पहले इस अनचार्ज्ड, तो ये बिल्कुल आसान सा कि नीचे वाला कैपेसिटर तो अपना फुल्ली चार्ज हो गया, कितना 12 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफेराड ये था, ये फुल अनचार्ज था। तो हम क्या करेंगे, मान लो Q फ्लो कर गया, तो इसका कितना हो गया 12 - Q, पहले इसका था 12 माइक्रोकूलम, तो इस पे आ गया Q। और ऐसे लूप में मूव कर जाऊं तो Q/6 का डिक्रीमेंट 12 - Q/2 का इंक्रीमेंट इक्वल टू 0, तो 12 - Q इज इक्वल टू Q/3, 2 से 3 काटा, 3 इधर आया, 36 - 3Q इक्वल टू Q इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। और 9 माइक्रोकूलम आया, तो फाइनली चार्ज कितने हो गए दोनों पे, इस पे तो 9 आ गया प्लस का, इस पे 3 आ गया, वेरीफाई करते हैं, ये 2 माइक्रोफेराड था, ये 6 माइक्रोफेराड था, वोल्टेज दोनों पे सेम आना चाहिए, तो वोल्टेज 3/2, 9/6, तो वोल्टेज दोनों का 3/2 आ रहा है कॉमन, मतलब सही है। तो फाइनल चार्जेस ये लिखे हैं 9 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज फिर से वर्क डन बाय बैटरी तो है नहीं, तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ही हीट रिलीज्ड है। तो एनर्जी इनिशियल कैपेसिटर के पास कितनी थी, इस कैपेसिटर के पास, तो Q²/2C या हाफ 2V², ये 2 माइक्रोफेराड 6 वोल्ट से चार्ज किया था, 36 माइक्रो जूल। लेकिन फाइनल एनर्जी दोनों के पास है Q²/2C 9² 2 × 6 प्लस 3² 2 × 2, या आप हाफ CV² लिख सकते थे क्योंकि वोल्टेज दोनों का 3/2 है, तो आप हाफ CV², कैपेसिटेंस कितना है 6 × 3/2 का होल स्क्वायर, नीचे का कैपेसिटेंस 3 × 3/2 का होल स्क्वायर, कैपेसिटेंस 2 सॉरी, ठीक है। तो ये 6 और 2 8/2 4, सब कट गए 9। तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज -27 माइक्रो जूल, दिस माइनस दिस, और यही हमारी हीट है 27 माइक्रो जूल, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफेराड 12 माइक्रोफेराड, कितने पे चार्ज किया हमने 6 वोल्ट, 12 माइक्रोफेराड 6 वोल्ट। अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो नथिंग विल हैपन, चार्ज Q फ्लोन विल बी 0। फाइनल कॉमन पोटेंशियल 6 वोल्ट ही है,
क्योंकि दोनों ऑलरेडी 6 वोल्ट पे थे, सेम पोलरिटी पे कनेक्टेड थे, और हीट रिलीज्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब दो कैपेसिटर अगर आप दोनों 220 वोल्ट में लगाएं और बाहर निकाल लें तो जैसे कनेक्ट है वैसे कनेक्ट रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पलट के कनेक्ट कर दोगे डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरे केस में जरा देखिए, ये कुछ ऐसे रखा, तो 6 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट प्लस माइनस, 12 माइक्रोफैराड और ये प्लस माइनस 6 वोल्ट ऐसा है। तो अब ये वोल्टेज 6 वोल्ट है, ये 6 है, लेकिन अपोजिट पोलरिटी में है, मतलब पक्का चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां से Q मान लो, तो इसका कितना था 72 माइनस Q, यहां से भी बाहर भाग गया तो इसका 36 माइनस Q, और ये वोल्टेज दोनों के आपस में बराबर होने हैं, या ऐसे मूव कर जाओ तो 36 माइनस Q बाय 6, इसका 6 माइक्रोफैराड प्लस 72 माइनस Q और नीचे वाले का 12 माइक्रोफैराड इक्वल टू 0। 6 से 2 काटा, 2 इधर भेजा, 72 माइनस 2Q प्लस 72 माइनस Q इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 48, और Q 48 आया तो फाइनल चार्जेस हो गए 48, तो 72 में से 48 गए 24, यहां 36 माइनस 24 12, और सही बात है कैपेसिटेंस से वोल्टेज निकाल के देखो, ये कितना था 12 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, तो Q बाय C 2 वोल्ट, Q बाय C 2 वोल्ट, तो V कॉमन कितना आ गया सेकंड में, V कॉमन आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, चार्ज फ्लोन 48 माइक्रो कूलम। और तीसरा हमें निकालना है हीट रिलीज्ड, तो हीट के लिए हमें इनिशियली एनर्जी चाहिए, तो इनिशियली एनर्जी हाफ इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर, हाफ इंटू 12 इंटू 6 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 18 6 स्क्वायर इंटू 9, ये इनिशियल है। फाइनल एनर्जी यहां से लिखते Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C प्लस Q स्क्वायर बाय 2C, ये फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी यही हमारी हीट है, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी तो है नहीं, तो इस वाली बैटरी में से ये वाला घटा दिया जाए। ठीक है।